हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर स्वागत है पीकेएस स्टडी में। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नायक सीरीज में राजनीति की क्लास। क्योंकि हमने जो है राजनीति की क्लास छः या 7 क्लास करके छोड़ दी थी। अब हम इसको पूरा करेंगे, ठीक है। अब हम इसको शुरुआत से एकदम पूरा करेंगे। और ये क्लासेज सर की क्लासेज लगभग 54 है, मतलब 54 उनकी क्लासेस हैं। हम इन क्लासेस को लगभग 30 दिनों में या फिर 1 अप्रैल तक ख़त्म करें, 1 मई तक ख़त्म करेंगे, ठीक है। 1 मई तक ये ख़त्म हो जाएगी। लगभग यही महीना मुझे चाहिए आप लोगों का, जिससे मैं 54 क्लासेस को ख़त्म कर दूंगा। और आप लोग जानते हैं 54 क्लासेस को 20 या 25 दिन में कैसे ख़त्म करना है। उसके लिए मुझे डेली 2 क्लासेस लेनी पड़ेगी, जो कि मैं लूँगा, ठीक है। और आप लोगों के लिए पॉलिटी का पूरा रिवीजन कराऊंगा। डेली प्रतिदिन 2 क्लासेज आया करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और चलिए महादेव का नाम लेकर स्टार्ट करते हैं अपने रिवीजन को। और 20 से 25 दिन में हम ये पूरी सीरीज या फिर पूरा पॉलिटी का रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो पीडीएफ आप लोगों को कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम का लिंक मैं बता चुका हूँ, कहाँ, डिस्क्रिप्शन में। पहली क्लास है, पहली क्लास थी पॉलिटी की, जिसमें जो टॉपिक था संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है। तो चलिए इसमें पढ़ते हैं कि इसमें क्या बताया गया था सर ने। तो देखो, पहले हम संविधान को जानते हैं। संविधान है क्या? देखो, संविधान को हम 2 पार्ट में बांटते हैं। एक सवि प्लस विधान। सब मतलब होता है समान, और विधान मतलब होता है कानून। इन दोनों को मिला दिया जाए तो होता है समान कानून। सभी व्यक्ति के लिए समान कानून होगा, चाहे वो अमीर, चाहे गरीब, चाहे जो भी हो, ठीक है। लेकिन सभी के लिए कानून जो है समान होगा। और चलते हैं आगे। तो देखिए, संविधान की परिभाषा। संविधान की परिभाषा क्या कहती है? तो संविधान की परिभाषा कुछ इस तरह है कि देखो, कुछ नियमों, कानूनों का ऐसा संकलन जो किसी देश के शासन को चलाने के लिए आवश्यक है। देश को चलाने के लिए जो कानूनों या नियमों का संकलन होता है, उसे संविधान कहते हैं, ठीक है। क्योंकि देश बिना नियम कानूनों के नहीं चल सकता, ठीक है। अब देखो, संविधान तो हो गया, लेकिन संविधान को अब लागू कराने के लिए क्या चाहिए? संविधान को लागू कराने के लिए राज्य व्यवस्था चाहिए। ये संविधान को व्यवहार में लाना, ये संविधान को व्यवहार में लाती है राज्य व्यवस्था, ठीक है। जैसे कि अगर आर्टिकल 17 जो कि छुआछूत का, अस्पृश्यता का अंत कराता, ठीक है। तो ये तो आर्टिकल 17 जो है ये बता दिया गया संविधान में। अब इसको लगाएगा कौन, इसको लगवाएगा कौन, ठीक है। तो इसको लगवाएगा ये नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955। ये बोलेगा अगर आप लोगों ने इसका पालन नहीं किया तो आप लोगों को क्या मिलेगा? दंड मिलेगा, ठीक है। और ये होती है राज्य व्यवस्था, ठीक है। ये कहलाती है राज्य व्यवस्था, और वो आर्टिकल 17 जो था वो कहलाता है संविधान। अब चलते हैं आगे। राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए 3 अंग होते हैं, जो कि संसद हो गया, जो कानून बनाता है। दूसरा दंड के लिए न्याय हो गया, और तीसरा होता है गैर संवैधानिक संस्थाएं। तो हम पढ़ेंगे गैर संवैधानिक संस्थाएं क्या होती हैं, ठीक है। इसको 3 भागों में बांटा गया। किसे? गैर संवैधानिक संस्थाओं को। देखो, पहली संवैधानिक संस्था मतलब कि जिसका जिक्र संविधान में हो, वह संवैधानिक संस्था कहलाती। जैसे कि वित्त आयोग किस आर्टिकल में है? 280 में। निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में, ठीक है। अब चलते हैं असंवैधानिक, जिसका संविधान में जिक्र ना हो, जो संविधान का उल्लंघन करती हो, ठीक है। संविधान का उल्लंघन करती है, जैसे कि आतंकवादी संगठन, मतलब कि बंदूक के दम पर अपनी बात मनवाते हैं, तो ये असंवैधानिक हुए और ये संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, ठीक है। और माओवादी जैसा हो गया, ये माओवादी संगठन कहाँ बना था? ये चीन में बना था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि कुछ लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा था, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मैं आपका लीडर हूँ, आप लोग बंदूक उठाइए, हम भी बंदूक उठाते हैं और अपने लिए लड़ते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि वंचित वर्ग के राजनैतिक सामाजिक उत्थान के लिए युद्ध किए गए इसमें, ठीक है। और होता है नक्सलवाड़ी, चौथा नक्सलवाड़ी, ठीक है। नक्सलवाड़ी का नक्सलवाद संगठन ये 1967 का है, वेस्ट बंगाल का। ये दार्जिलिंग जिला नक्सलवाड़ी से है।
दार्जिलिंग जिला नक्सलवाड़ी से हुआ, ठीक है। इसके नेता कौन थे? नक्सलवाड़ के चारू मजूमदार का और कानू सन्याल थे, कानू सन्याल दोनों थे, ठीक है। नक्सलवाद को रोकने के लिए कौन सा अधिनियम आया था? तो यूएपीए। यूएपीए का फुल फॉर्म आप लोगों को कमेंट में बताना है, क्योंकि बहुत दिनों बाद सर ने पढ़ा के छोड़ दिया है। अब मैं इसको रिवीजन करा रहा हूँ, तो आप लोगों को रिवीजन करना है और कमेंट में बताना कि यूएपीए का फुल फॉर्म क्या होता है। ये कब आया था? तो 1967 में आया था, ठीक है, 1967। अब चलते हैं आगे। देखो, गैर कानूनी गतिविधियाँ, इसे मतलब हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में आप लोग बताएंगे। ये धारा 3 के अंतर्गत आता है। अब चलते हैं। देखो, पहला संवैधानिक संस्था हो गई, दूसरा असंवैधानिक हो गई, अब तीसरी कौन सी है? गैर संवैधानिक। ये वे संस्था होती हैं जिनका संविधान में जिक्र नहीं होता, लेकिन संविधान को लागू कराने के लिए मतलब लागू कराने के लिए सहायता प्रदान करती हैं, जिनका जिक्र जो है संविधान में नहीं होता, लेकिन संविधान को लागू कराने में मदद करती हैं। जैसे 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 कि देखिए, राष्ट्रपति, इसमें 2 प्रकार के होते हैं। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेंगे। जैसे नीति आयोग, ठीक है, ये क्या कहलाती है? कार्यकारी संस्था कहलाती है, जो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के अधीन आती है, ठीक है। और दूसरी होती है संसद कानून लेकर आएगी, ये सांविधिक संस्था कहलाती है। जैसे एनएचआरसी हो गई, ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, ठीक है। इन सब को जो है क्या है, संविधान में नहीं बताया गया, लेकिन इन सब को बनाया गया, और इन सब के बनाने से जो है संविधान को एक अच्छी दिशा में, और संविधान इससे लागू हो रहा है और अच्छा हो रहा है, ठीक है। मतलब कि ये सब एक्ट बनाने से संविधान को लागू कराने में बहुत सारी मदद मिलती है। चलते हैं आगे। संविधान क्या है? संविधान मतलब कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है। संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? संविधान का मतलब होता है नियमों का संकलन, नियमों का, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था। अब ये नियम जो है, इसका पालन सबको करना होगा, और नहीं किया तो दंड मिलेगा, ठीक है, दंड मिलेगा। जैसा कि क्वेश्चन पूछा था, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि क्योंकि लोगों के अधिकारों का हनन ना हो, और दूसरी बात कि लोग जो अपनी जीवन शैली मतलब जीवन जो जी रहे हैं, उनके जीवन जीने में कोई कठिनाई ना हो, उनके साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार न किया जाए। क्योंकि देखिए, जब भी किसी चीज़ पर कोई नियम न लगाया जाए तो वो चीज़ अच्छी नहीं होती। जैसे कि अगर आप लोगों के घर में कुछ न कुछ नियम होंगे कि आप लोग इतने बजे सोते होंगे, इतने बजे उठते होंगे, मतलब आप लोगों ने पढ़ाई के लिए नियम बनाया होगा कि मैं इतने चैप्टर इस दिन ख़त्म करूँगा, ये ख़त्म करूँगा, जिससे आप लोगों को अंततः क्या मिलेगा? एग्ज़ाम में आप लोगों को सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। वैसे ही अगर देश को चलाना है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है संविधान। संविधान में ऐसी बातें लिखी गई हैं जिससे लोगों के हित के लिए बहुत सारी जो है मदद मिलती है, लोगों को हित के लिए, ठीक है, लोगों को न्याय दिलाने के लिए। लेकिन ऐसा संभवतः होता नहीं है, छोटे लोग मारे जाते हैं, बड़े लोग जो हैं उन हितों यानी अधिकारों का उन्हें फ़ायदा मिलता है, ठीक है। चलते हैं आगे। देखो, संविधान का पहला काम यह है कि वह किसी बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विकास बना रहे, ठीक है। मतलब कि संविधान यह कहता है कि कुछ ऐसे नियम बनाएं जो कि सदस्यों में न्यूनतम समन्वय यानी संबंध बने रहे, ठीक है। दूसरा है कि संविधान का दूसरा काम यह है कि वह स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, और संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। जैसे संविधान बताता है कि जो है निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, तो आज किसके पास है? तो पीएम के पास हो गई, ठीक है, संसद के पास, और राष्ट्रपति निर्णय ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी कानून ये लाना हो। और संविधान यह भी बताता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। तो आप लोग जानते हैं सरकार कैसे निर्मित होती है, जो चुनाव वगैरह होते हैं, ठीक है, इस तरह का। और देखिए, संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार पर कुछ सीमाएं लगाएं और उसका उल्लंघन भी ना हो। संविधान जो है, अगर सब देश में सरकार बस रहेगी तो सरकार अपनी मनमानी करेगी, ठीक है, लेकिन सरकार से भी सबसे सुप्रीम पर जो होता है वो होता है संविधान। संविधान जो है सरकार पर भी प्रतिबंध लगाती है, ठीक है, जिससे वो अपनी मनमानी ना कर पाए, ठीक है। चलते हैं आगे।
अब चौथा ये बोल रहा है, चौथा पॉइंट ये बोल रहा है कि संविधान का चौथा काम यह है कि सरकार को जनता की आकांक्षा को पूरा करने की क्षमता प्रदान करे ताकि वह न्यायपूर्ण समाज की स्थापना कर सके। मतलब कि जो जनता को है वो अपनी उनकी जो महत्वाकांक्षाएं उनकी ज़रूरतों को पूरा करे और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करे, किसी के साथ दुर्व्यवहार न हो और किसी के साथ अन्याय न हो। ये कहता है संविधान, ठीक है। ये जो केस है सर ने बताया था, इसको भी पढ़ लीजिए। जैसे मचल लंगुल, ठीक है, ये असम का 23 वर्ष का, ठीक है, 1951 में इसे हिरासत में लिया गया था और फिर जब इसको मतलब कि ये गलत नहीं था, इसको जब फिर छोड़ा गया, जब इसकी हियरिंग हुई, जांच पड़ताल किया गया तो इसको पाया गया निर्दोष, ठीक है। इसको निर्दोष जब पाया गया तो इसको 2005 में रिहा किया गया। 2051 में कैद किया था और 2005 में रिहा किया, ठीक है। अब ये बताइए, जो इसके जो मान लो जी इतने सालों तक जेल में रहा, उसकी भरपाई कौन करेगा, ठीक है, कौन करेगा, ये आप ही बताइए। तो ये अन्यायपूर्ण हुआ कि नहीं हुआ? तो इसी अन्याय को मिटाने के लिए संविधान आता है। अब चलते संविधान की ओर। संविधान कितने प्रकार का होता है? संविधान मुख्यतः 2 प्रकार का हो सकता है। पहला लिखित संविधान जो कि भारत का है, दूसरा अलिखित संविधान, ठीक है, जो कि ब्रिटेन का है। ब्रिटेन का लिखित संविधान है, कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए देखो, लिखित संविधान जो है इसमें लिखित अंश ज़्यादा होगा। मतलब कि जो अलिखित संविधान होता है तो उसमें कुछ न कुछ तो लिखा होगा, ठीक है ना। मतलब कि जो नहीं लिखा संविधान उसमें भी कुछ न कुछ लिखा जरूर होगा। मतलब कि देखो, एक कॉपी है संविधान की, उसमें एक पन्ना लिखा, बाकी पूरे पन्ना खाली, तो उसमें हम क्या बोलेंगे कि ज़्यादा उसमें पन्ना खाली, तो वो उसको बोल देंगे अलिखित। लेकिन एक कॉपी है जिसमें बहुत सारे पन्ने में लिखा हुआ है, संविधान लिखा हुआ, लेकिन 2 ही 4 पन्ने खाली हैं, तो उसमें क्या बोलेंगे, वो संविधान लिखा हुआ है। मतलब कि जिसमें लिखित अंश या लिखित भाग ज़्यादा होता है उसे लिखित संविधान कहते हैं, जिसमें लिखित अंश या लिखित भाग कम होता है उसे क्या कहते हैं, अलिखित संविधान, ठीक है। अलिखित संविधान निर्मित होता मतलब कि अगर कोई संविधान लिखा गया है तो उसने किसी न किसी ने उसने लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा। अब जैसे कोई भी वर्ड या फिर शब्द आपने लिखा बोर्ड पर या फिर कॉपी पर, तो उसने किसने लिखा, आपने लिखा, तो निर्मित हुआ कि नहीं, आपने उसको निर्मित किया कि नहीं, ठीक है, वह निर्मित होगा। लेकिन चीज़ें लिखी ही नहीं गई तो वह निर्मित नहीं होंगी, वह विकसित होंगी। जैसे कि संस्कार, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जैसे कि आप लोग बड़े या फिर अपने शिक्षकों से नमस्ते करते हैं, उनके पैर छूते, ठीक है। तो ये तो कहीं लिखा तो नहीं है कि आप लोग उनके शिक्षकों के पैर ही छूइए या फिर उनसे नमस्ते ही कीजिए, ठीक है, गुड मॉर्निंग बोलिए, ये कहीं नहीं लिखा। लेकिन ये विकसित है, क्यों? क्योंकि विकसित इसलिए है कि वो आप लोगों के फादर ने ये किया होगा, फिर आप लोगों के नाना नानी दादा दादी ने ये करते आए होंगे, या फिर ये करना आपकी सभ्यता या फिर आपके संस्कार को दर्शाता है। इसीलिए ये जो होता है विकसित होता है, ना कि ये लिखा होता है, ठीक है। लिखित संविधान को कानून लागू करने की तारीख होती है। मतलब कि जब कोई सी संविधान है तो मैं इसे लागू करूँगा तो किसी में डेट है, किसी तारीख को लागू करूँगा तो उसकी क्या होती है, डेट होती है। लेकिन जो विकसित संविधान होता है उसकी डेट थोड़ी ना होती है कि इस दिन से आप लोग इतने संस्कार मिलेंगे। ये थोड़ा ना होगा कि आप लोग इस दिन से इस सर के पैर छुएंगे, इस दिन से ये काम करेंगे, ये नहीं होता, ठीक है। जो विकसित होता है उसकी डेट या तारीख नहीं होती, ठीक है। आप जानते हैं जो लिखित संविधान होता है उसमें जो गवर्नमेंट या फिर सरकार होती है तो एकात्मक भी हो सकती है, संघात्मक भी हो सकती है और अर्ध संघात्मक भी हो सकती है, ठीक है। ये क्यों होती है आगे चल के बताएंगे। लेकिन जो एक मतलब कि अलिखित संविधान होता है उसमें सरकार एकात्मक होती है, ठीक है। इसमें न्यायपालिका शक्तिशाली होती है, इसमें विधायिका शक्तिशाली होती है, ठीक है। चलते हैं आगे। एकात्मक सरकार क्या होती है? देखो, जिसका मतलब जिसमें शक्तियों का केंद्रीकरण हो, किसी एक व्यक्ति के पास अगर शक्तियां हैं तो एकात्मक सरकार होगी। मतलब एक सरकार के पास शक्तियां हैं तो एकात्मक सरकार होगी। और जब एक ही व्यक्ति है घर में, ठीक है, मतलब एक ही व्यक्ति है घर में, उसके पास मतलब शक्तियां हैं, ठीक है, तो देखो वो एक व्यक्ति है तो उसको कम क्षेत्रफल, कम जगह में वो रह सकता है, ठीक है, और कम जनसंख्या होगी, इसीलिए वहाँ एक ही शक्ति होती, ठीक है। और जब वह केंद्र और राज्य पर विवाद भी नहीं होंगे, जब एक ही शक्ति है तो राज्य पर कोई नहीं है तो केंद्र और राज्य पर विवाद भी नहीं होंगे, और इसमें निर्णय जो है तेजी से होंगे और कम खर्चीली होगी, ठीक है।
कम खर्चीली मतलब कि इसमें चुनाव वगैरह कम होंगे। संघात्मक सरकार, जहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण मतलब कि शक्तियाँ छोटे छोटे स्तरों पर बटी हों, जैसे कि भारत में देख लीजिए पीएम हो गया, ठीक है, मतलब कि प्रधानमंत्री हो गए, फिर शक्तियाँ प्राप्त है, फिर प्रत्येक राज्य में सीएम यानी कि मुख्यमंत्री को शक्ति प्राप्त है, ठीक है। तो ये शक्तियाँ का विकेंद्रीकरण हो गया, ठीक है। इसे द्वैध शासन मतलब द्वैध सरकार भी कहते हैं, जो कि राज्य में होती है और केंद्र मतलब राज्य और केंद्र में होती है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या होती है, तो ये इसलिए होती है क्योंकि बड़ा क्षेत्र होता है, जनसंख्या भी बड़ी होती है, ठीक है, जनसंख्या भी बड़ी होती है इसीलिए होता है। और केंद्र और राज्य स्तर पर विवाद इसमें होते रहते हैं, ठीक है, और निर्णय में देरी होगी और अधिक खर्चीली होती है क्योंकि केंद्र और राज्य पर क्या होते हैं, चुनाव होते हैं और क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा इसमें होती है, ठीक है। भारत अर्ध संघात्मक है, ये किसने कहा था, केसी वियर ने कहा था, ठीक है, केसी वियर ने कहा था। और भारतीय संघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था, भारतीय सरकारी संघवाद ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। केंद्रीयकरण के साथ संघ, ये आइवर जेनिक ने कहा था, ठीक है। एक बात और कि भारत कैसा, भारत जो है अर्ध संघात्मक है, मतलब कि अर्ध संघात्मक, आधा संघात्मक है और आधा एकात्मक है, ठीक है। तो सर ने क्वेश्चन पूछा था कि आधा एकात्मक क्यों नहीं बोलते, आधा संघात्मक ही क्यों बोलते, क्यों, क्योंकि देखिए जो भारत जो है संघ की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुका हुआ है, ठीक है, भारत सीधा खड़ा, ठीक है। तो आप भारत के इस तरफ है, मान लो देखो भारत ये है, भारत इस तरफ है, ठीक है, इस तरह भारत है, तो एकात्मक इधर है भारत के और संघात्मक इधर है, ठीक है। तो भारत किसकी तरफ ज़्यादा झुका है, तो संघात्मक की तरफ, तो अर्ध संघात्मक होगा ये, ठीक है, अर्ध संघात्मक, क्योंकि संघात्मक के लक्षण जो है भारत में देखने को मिलते हैं इसलिए। परिसंघ क्या, परिसंघ ऐसा होता है कि आप लोग इसमें जुड़ जाते हैं और आप कभी भी किसी को इससे तोड़ सकते हैं, मतलब कि आप किसी ग्रुप में जुड़ गए, ठीक है, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में किसी के जुड़ गए और फिर आप कभी भी उस ग्रुप को छोड़ सकते हैं, अलग हो सकते हैं, ये कहलाता है परिसंघ, ठीक है। ये कैसे होता है, तो देखिए इसका उदाहरण देकर सर ने समझाया कि यूएसए को जब 4 जुलाई 1776 को आज़ादी मिली, किससे मिली, ब्रिटेन से, तो अमेरिकी क्रांति हुई, तो अमेरिकी क्रांति हुई 1775-85 में, ठीक है। फिर क्या हुआ कि 1777 में यूएसए में परिसंघ बना, यह परिसंघ 89 तक कार्य किया, क्योंकि देखो जब ब्रिटेन मतलब कि यूएसए आज़ाद हो गया तो उसके बाद परिसंघ बन गया, उनको मतलब कि ये क्या होंगे, परिसंघ में छोटे छोटे राज्य जो होते हैं वह एक साथ मिल जाते हैं और किसी बाहर वाले के साथ एक साथ दिखाई देते हैं, लेकिन जो अंदर अंदर वो बटे होते हैं, ठीक है। और जब 1789 में परिसंघ टूट गया, क्योंकि संविधान बन चुका था अमेरिका का, इसलिए टूट गया, ठीक है। परिसंघ में कभी भी अलग हो सकता। अब बात करते संघ क्या होता है। संघ ऐसा चीज होता है जिससे अगर आप लोगों को जुड़ना होता है तो आप लोगों को एक संधि या फिर ट्रीटी साइन करनी होती है, ठीक है। जब आप वो ट्रीटी साइन कर लेते हैं तो संघ से अलग होना थोड़ा मुश्किल होता है, उस ट्रीटी या संधि को ब्रेक करना होता है, उस संधि को तोड़ना होता है, तब आप उससे अलग हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी की शादी हुई, ठीक है, तो अब उसे अलग होना है, पत्नी को छोड़ना, तो क्या करना होगा, तालाक देना होगा, मतलब कि तालाक देना होगा तो तब वह अलग हो सकता है। तो ये शादी का उदाहरण इसमें बेस्ट उदाहरण है। जैसे कि रूस की क्रांति हुई थी, कब हुई थी, 1917 में हुई थी, एग्जाम्पल यूएसएसआर में हुई थी, ठीक है। यूएसएसआर का फुल फॉर्म होता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। ये 1922-24 में यूएसएसआर बना था। यूएसएसआर टूटा कब, 1999 में, और इसके प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचोव थे, ठीक है। संघ से अलग होने के लिए संधि को तोड़ना होता है, ठीक है। ये इतनी बात आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं, जिसमें जो देखो, अवशिष्ट शक्तियाँ वे शक्तियाँ होती हैं जिन शक्तियों का जिक्र संविधान में नहीं होता, अवशिष्ट शक्तियाँ कहलाती हैं। इन पर राज्य का अधिकार होता है, इन पर कानून कौन बनाता है, राज्य सरकार। अब आता है संघीय या फिर इसे बोलते हैं यूनियन संघ। इस
इससे राज्य अपनी पारस्परिक सहमति से अलग नहीं हो सकता, मतलब कि इसमें ना तो कोई वो होती है ट्रीटी होती ना कुछ, इसमें से आप अलग ही नहीं हो सकते। ये शरीर के अंग की तरह काम करता है कि जैसे आप अपना शरीर का अंग, हाथ पाँव ये सब अलग नहीं कर सकते, वैसे ही संघ ही या फिर संघ में आप लोग अपने राज्य को या राज्य क्षेत्र को अलग नहीं कर सकते, ये ऐसा होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, देखो भारत में 1858 के एक्ट से ब्रिटेन का सीधा नियंत्रण था और इसमें 5 देशी रियासतें थीं। ठीक है, देशी रियासतें लगभग 552-53 थी। 1935 के एक्ट में भारत ने संघीय सिस्टम को अपनाया था और संघीय सिस्टम कहाँ से लिया गया था? तो कनाडा मॉडल से लिया गया था। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, संविधान देश की सरकार का स्वरूप बताता है। संविधान देश की सरकार का स्वरूप बताता है, सरकार कैसी होगी। ठीक है, संसदात्मक एक सरकार होती है, इसमें राज्य का प्रमुख अलग होता है, शासन का प्रमुख अलग होता है। अध्यक्षात्मक सरकार होती है, जिसमें राज्य और शासन का प्रमुख एक ही होता है। अर्ध अध्यक्षात्मक सरकार होती है, जिसमें दोनों के लक्षण होते हैं। तो इसमें से भारत कौन सा? तो संसदात्मक जो है भारत है। अब चलते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन आप लोग पूछते, ठीक है ना। उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर संविधान 2 प्रकार के होते हैं। तो संविधान, भारत का संविधान कैसा है? निर्मित है। ठीक है, शासन प्रणाली के आधार पर संविधान 2 प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र और लोकतंत्र। भारत का कौन सा है? लोकतंत्र। संशोधन के आधार पर जो होता है संविधान कठोर होगा या लचीला होगा, लेकिन भारत में जो है दोनों के लक्षण दिखाई देते हैं, दोनों के। ठीक है, कठोर भी है और लचीला भी है। संघ के आधार पर संघात्मक होगा या एकात्मक, तो इन दोनों मतलब कि अर्ध संघात्मक होगा। ठीक है, अर्ध संघात्मक। अब संकलन के आधार पर लिखित है, अलिखित है, तो लिखित है। चलते हैं आगे, देखिए संविधान लिखित संविधान किसका है? तो देखिए लिखित संविधान यूएसए यानी कि अमेरिका का है। सबसे पुराना संविधान अमेरिका का ही है, लगभग 1789 का है। फिर फ्रांस का लिखित संविधान है, पाकिस्तान का लिखित संविधान है और भारत का लिखित संविधान है। सबसे बड़ा संविधान जो है शब्दों में भारत का है सबसे बड़ा। अलिखित संविधान ब्रिटेन का है, कनाडा का, न्यूजीलैंड का, सऊदी अरब का और इजराइल का। चलते हैं आगे, देखो ब्रिटेन में जो है मैग्ना कार्टा आया था, मतलब मैग्ना कार्टा 15 जून को आया था। ठीक है, ये एक्ट आया था। यहाँ पर राजा थे राजा जॉन। कौन थे? राजा जॉन। ठीक है, और मैग्ना कार्टा को तैयार किसने किया था? स्टीफन लैंगटन ने। इसे अधिकारों का घोषणा पत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकारों का घोषणा पत्र। चलते हैं आगे, लिखित संविधान को भी 2 भागों में बांटा गया है, एक छोटा संविधान, एक बड़ा। छोटा संविधान मोनाको का है, लगभग 3814 शब्द इसमें है। ठीक है, और अनुच्छेद के आधार पर सबसे बड़ा अनुच्छेद के आधार पर सबसे छोटा संविधान कहाँ का? यूएसए का है। इसमें 7 अनुच्छेद हैं। कितने? केवल 7 अनुच्छेद हैं यूएसए के, और शब्द इसमें है 7762। ठीक है, 7762। अब चलते हैं आगे, सबसे नया संविधान किसका है? तो क्यूबा का है, 2019 में अभी हाल ही में बना था। एशिया का सबसे पुराना संविधान जापान का, इसे मेजी संविधान भी कहते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहा जाता है। संविधान लिखा प्रेम बिहारी नारायण राय यादव ने। ठीक है, इन्होंने कोई पैसा नहीं लिया, बस जो है मतलब कि उस संविधान को लिखने के जगह उन्होंने प्रेम, मतलब कि कोने पर अपना नाम प्रेम लिखा था। ठीक है, मतलब संविधान को लिखने के लिए उसने कोई भी पैसा या फिर कुछ नहीं लिया, उन्होंने अपना नाम प्रेम लिखा था और अंतिम पेज पे अपने गुरु का नाम लिखा था, राम प्रसाद सक्सेना, मतलब कि वह अपने गुरु को नहीं भूला था। संविधान को हिंदी में लिखा बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा था, और सबसे बड़ा संविधान भारत का है। ठीक है, सबसे बड़ा संविधान है भारत का संविधान। शब्दों के आधार से और अनुच्छेदों के आधार पर, दोनों के आधार पर सबसे बड़ा भारत का संविधान में देखो 1,17,369 शब्द हैं और अनुच्छेद 395 से 448 है वर्तमान में। ठीक है,
संविधान को अलंकरण किसने किया, मतलब कि संविधान को सजाया किसने था, तो ये सजाया था नंदलाल बोस, राम मनोहर सिंह जी ने, ठीक है, 22 मार्च को। इसे शांति निकेतन के ये नंदलाल बोस जो थे शांति निकेतन के छात्र थे, ठीक है। नंदलाल बोस के गुरु कौन थे, तो ये थे अवनींद्र नाथ टैगोर, और इन्हीं की पेंटिंग है भारत माता की, माय मदर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, भारत माता की इन्हीं की पेंटिंग है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने सर की क्लास 1 और क्लास 2 का रिवीजन कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में क्लास 3 और क्लास 4 का रिवीजन करेंगे। इस तरह हम जल्दी से जल्दी सर का रिवीजन कर लेंगे, और आप लोगों को हैंड रिटन नोट PDF फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे मिलती ही है, तो वहाँ से जाकर प्राप्त कर लीजिएगा। और ये रिवीजन का आखिरी मौका है, इसके बाद कहीं भी रिवीजन नहीं होगा, सिर्फ प्रैक्टिस सेट होंगे, और प्रैक्टिस सेट में तभी अच्छे मार्क्स आएंगे जब आप इन क्लासेस को किए रहे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए।